अच्छा, आज हमने देखना है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है। अच्छा, एब्सोल्यूट कहते हैं जो बिल्कुल 100% अब एग्जैक्ट कोई चीज़ होती है ना। जैसे कहते हैं जी यू आर एब्सोल्यूट राइट, मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका तकरीबन तकरीबन ठीक हो और थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो फिर हम कहते हैं रिलेटिव है, आपका आंसर रिलेटिव है, जो कि 100% एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इसका काम क्या होता है एब्सोल्यूट का और रिलेटिव का, कि अगर तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू कॉपी करनी होती है तो हम वहाँ पे एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने सही ओरिजिनल वैल्यू उठानी नहीं है, उसकी रिलेटिव चीज़ उठानी है, तो फिर हम रिलेटिव एड्रेसिंग यूज़ करते होते हैं। अब ये क्या होता है, ये एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर 2 है मेरे पास, 4 है, और इसी तरह मेरे पास वैल्यू है 1 और 8। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ कि ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू और एंटर करता हूँ, तो आंसर मेरे पास आते हैं 6 आ। अगर मैंने 6 को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लेकिन 6 नहीं आया। यहाँ पे क्या आया, 9 आया। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था तो क्या लगाया था, इसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज है उसको ऐड कर दें। जब मैंने पेस्ट किया तो उसने इसके रिलेटिव भी देखा कि इसके लेफ्ट साइड पे दो चीज़ें हैं, उसको ऐड कर दिया। तो ये चीज़ कब होती है, जब रिलेटिव होती है। तो अगर हमें रिलेटिव नहीं चाहिए, जैसे यही वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 4, यहाँ पे 1 था और 8 था। तो जब मुझे ओरिजिनल वैल्यू चाहिए हो, कि मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे जो था 6 था, अगर ऐड करें 2 और 4 को तो 6 आता है। मुझे यही वैल्यू कॉपी करनी है, तो फिर आप कैसे करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू अगर मैं करूँगा तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मुझे इसमें क्या करना है, डॉलर लगाना है हर चीज़ से पहले। जैसे I7 था, आई से पहले डॉलर, 7 से पहले डॉलर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जे है, उससे पहले डॉलर, और 7 से पहले डॉलर। तो अब ये जो एड्रेस है, ये सिंपल एड्रेस नहीं है, ये कौन सा बन गया, एब्सोल्यूट बन गया। तो ये मैं एंटर करता हूँ, आंसर देखिए अभी भी 6 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 6 पेस्ट हुआ है इंस्टेड ऑफ 9। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो काम किया था वो रिलेटिव था, ये कौन सा होता है, एब्सोल्यूट वाला होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसने यही बताया कि जब हम एड्रेस से सिर्फ कॉल करते हैं, जैसे A1 वगैरह है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। और जब हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो एक सेल से दूसरी सेल में, तो एग्जैक्ट कॉपी कभी भी नहीं होता। और ये चेंज कर देता है, एड्रेस रो कॉलम वगैरह चेंज कर देता है। जैसे हम A1 प्लस B1 किया, तो जब कॉपी करके दूसरे पे किया तो A2 प्लस B2 फॉर एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको प्रिवेंट करें इस चीज़ से, तो फिर हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज करनी पड़ेगी। और वो हम कैसे कर सकते हैं, डॉलर के सिंबल के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। और वही एग्जांपल समझा रहा है आपको, कि अगर हम $A $1 कर दें, $B$S1 कर दें, तो जो C2 की वैल्यू जो कॉपी की थी वो एग्जैक्ट कॉपी होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये वाला काम अगर हम चाहते हैं तो हो सकता है, बट अगर हम एब्सोल्यूट से करेंगे तो जब डेफिनेशन आएगी तो आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव की यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, थर्ड भी लिखनी पड़ेगी, और फोर्थ भी लिखनी पड़ेगी, हम एग्जाम्पल से पहले पहले तक। और खाली अपने एग्जाम्पल में सिर्फ ये लिख देना है कि A1 प्लस B1, बस। पूरी एग्जाम्पल आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल की हेडिंग दें और A1 प्लस B1 लिख दें, इज इक्वल टू के साथ A1 प्लस B1। इसी तरह अब आप यहाँ पे आए तो क्या लिखेंगे, टू प्रिवेंट दिस चेंज, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, ठीक है, यहाँ तक लिखें। उसके बाद ये आगे लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल की हेडिंग दे और सिर्फ ये लिखना है, इज इक्वल टू $A1 और $A$1 प्लस $B$1, बस यहाँ तक। ठीक है जी। उसके बाद है नेम रेंज। नेम रेंज ये क्या होता है, जब भी मैंने किसी चीज को जो है नेम देना है, तो हम नेम भी दे सकते हैं। और नेम कैसे दे सकते हैं, जैसे हमारे पास एक सेल है, जैसे ये सेल है, सपोज ये देखें F10 इसका नाम है। तो मैं कहता हूँ मैं इसका नाम जो है वो भी क्या इसका रख सकता हूँ, F10 की जगह कुछ और भी रख सकता हूँ। तो वो भी चीज़ जो है ना वो अलाउ होती है यहाँ पे। तो कहाँ से होती है, जो ये वाला हमारे पास है MS, इसमें डिफरेंट होगा, लेकिन जो बुक पे उसने लिखा हुआ उस पर देखते हैं उसने कैसे बताया हुआ है।
इंसर्ट नेम और डिफाइन, ठीक है। इंसर्ट में जाएं, इसके बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है कि नेम लिखा होगा यहाँ पे, तो हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। इंसर्ट में तो नहीं है, अच्छा आप भी देखो कहीं पे मिल रहा है आपको। तो अगर इसके ऑप्शन हमें देखनी हो तो ये हम क्या समझ सकते हैं, फॉर्मूला और उसके बाद डिफाइन, ठीक है। डिफाइन में गए थे तो फिर हमने यहाँ पे उसका नाम बताना था जो भी, उसके बाद इसका स्कोप कहाँ था कि वर्क बुक्स, इस बुक के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं और जगह पे हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ सब देख सकते हैं, या खाली शीट वन पे हम, ये जो मैंने मार्क्स के नाम से रखा था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना मार्क्स, तो ये सिर्फ वर्क बुक में पूरी में यूज़ कर सकता हूँ या शीट वन में सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने इसका स्कोप बता देना है। तो अक्सर हम वर्क बुक ही रखते होते हैं। और ये उसका एड्रेस था, और देखो इसने एड्रेस जो यूज़ किया वो एब्सोल्यूट किया हुआ है, ठीक है, डॉलर आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल का जो है वो नाम भी रख सकते हैं, एक सेल का भी रख सकते हैं और मल्टीपल का भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक का रखेंगे तो उसे खाली नेम बोलेंगे, ज़्यादा का रखेंगे तो उसे रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसने डेफिनेशन की अगर बात करें तो उसने क्या लिखा है, रेंज नेम आर नेम दैट यू डिफाइन टू रिप्रेजेंट सेल, एक सेल भी हो सकता है या फिर सेल रेंज ज़्यादा भी हो सकता है। और these name range name or can further be used in formulas instead of cell address और range, okay? इससे क्या होता है, फॉर्मूला यूज करना, मेंटेन करना इजी होता है और अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है। तो उसके साथ अपनी एग्जांपल दे देनी है, फॉर्मूला इज इक्वल टू C10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय C8। ये लिखने के बाद आपने लिख देना इस तरह से, मार्क्स ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, मतलब C10 की जगह आपने लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड और C8 की आपने क्या लिख दिया, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह करके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस आपने ये लाजमी लिखना है कि अगर आपने डिफाइन करना है इसको, मतलब आपने ढूंढना है, तो इंसर्ट में जाए, नेम में जाओ, डिफाइन में जाए। आपने यही याद रखना है क्योंकि हम ये जो एक्सेल आपकी बुक में है ये पुराना है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा नया है, तो हमारे में थोड़ा चेंज है, लेकिन आपने याद इसी को करना है, इंसर्ट नेम और डिफाइन, ठीक है। ये MCQ आ सकता है। उसके बाद ये देखें जैसे हमने अभी किया तो इस तरह से नजर आता है। जो हमारी बुक जो है हमारे पास, वो थोड़ा सा उसका लेआउट डिफरेंट हो गया है, बस ये पुराना था उसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट। वर्किंग विद फार्मूलाज, फार्मूलाज के साथ काम कैसे करते हैं, तो ये तो बड़ा आसान सा चीज़ है कि फार्मूला लिखें और उसके बाद उसमें जो है इज इक्वल टू का सिंबल लाजमी डालते हैं, और जिस जिस चीज़ की हमने कैलकुलेशन करनी होती है वो वैल्यूज हम बता देते हैं, उसके एड्रेस वगैरह, और उसके बाद एंटर का बटन दबाए तो हमारा फार्मूला क्या होता है जी, एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे हमने कितनी बार फार्मूला लगा के देखा, जैसे यहाँ पे फार्मूला लगाया था, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाया था, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का सिंबल लास्ट में डालते हैं, उसके बाद जिस वैल्यू पे करना हो उसका एड्रेस फर्स्ट और सेकंड का एड्रेस, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें होती हैं तो कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसको जब आप याद करेंगे तो यहाँ से करेंगे, सेकंड पैराग्राफ से, formulas are entered in worksheet cells and must begin with an इजिकल सिंबल। इसके नीचे लाइन लगा के लिखते हैं, MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, इजिकल सिंबल लास्ट में डालना है, और फॉर्मूला बार में हम लिखते होते हैं, और इसमें क्या होता है, एड्रेस होता है सेल्स का, जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं फिगर 9-3 से पहले, या आप ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि जो फॉर्मूलाज होते हैं हम सेल्फ पे अप्लाई करते हैं तो उसका फौरन से हमारे पास आंसर आ जाता है, तो आप यहाँ तक भी याद कर सकते हैं। प्लस आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है, कौन सी एग्जाम्पल, नीचे कोई भी एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे इज इक्वल टू A1 प्लस B1, ठीक है, इस तरह कोई भी एग्जाम्पल लिखते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए B और यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप फॉर्मूला की लिख सकते हैं, जैसे ये इज इक्वल टू A1 प्लस B1, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर्मूला की डेफिनेशन के बाद। उसके बाद है लिंकिंग वर्कशीट्स, ये क्या होता है, ये देखें जी, सपोज मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है यहाँ पे, और शीट वन के अंदर यहाँ पे करता हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पे A1 के अंदर 10, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 20, ठीक है। इसी तरह मैं शीट वन के ऊपर ही काम किया है, मैं शीट टू पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 15, ठीक है। शीट वन पे मैंने क्या लिखा था, 10 और 20, यहाँ पे क्या लिखा 5 और 15। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है इज इक्वल टू जो उसकी फर्स्ट वैल्यू थी, मतलब इसकी फर्स्ट वैल्यू A1 और इसी तरह यहाँ पे भी A1 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू A1 प्लस A1, एंटर किया, ये तो आंसर 10 आ गया,
लेकिन आंसर आना क्या चाहिए था, ये वाली वैल्यू 10 थी और ये वाली वैल्यू थी 5, तो आंसर आना चाहिए था 15। वो क्यों नहीं आया? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस जो दूसरी शीट थी उसका बताना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा शीट 1 का जो A1 है उसको ऐड करो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शीट 1 और ये सिंबल आएगा A1, फिर हम ऐड करेंगे। तो ये करके देखें आंसर आता कि नहीं। ये देखिए 15 आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि A1 किसका निकालना है जी, शीट 1 का, और दूसरा A1 किसका है, शीट 2 का। तो यहाँ पे मैं देखें, अगर मैं लिखता हूँ शीट 2 और ये साइन डाल दो, फिर भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस शीट में वो कौन सी है, 2 है उसका नाम, तो उसका भी A1, और जो शीट 1 थी उसका कौन सा, A1। जो दूसरी शीट है ना जिसपे हम काम नहीं कर रहे, जैसे इस वक्त मैं किस पे काम कर रहा हूँ, शीट 2 पे, उसका एड्रेस कंप्लीट बताने की जरूरत नहीं है। बट जो दूसरी शीट है जिसपे हम काम नहीं कर रहे, उसका कंप्लीट एड्रेस बताना जरूरी है अगर हम उसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं A2 कर लेता हूँ उसका, अब आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। A2 उसका नहीं था हमारे पास, A2 उसका है ही नहीं था, मतलब B1 था। अगर मैं B1 कितना 20, तो अगर मैं ये करता हूँ फिर आंसर चेंज होगा। मतलब अगर मैं करता हूँ B1, देखिए 25 होगा, वो वैल्यू कितनी थी, 20 थी ना, ये वैल्यू 20 थी, और 5 उसने कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, तो ऐड किया तो आंसर कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो यही उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वर्कशीट के अंदर, यू वांट टू यूज वैल्यू फ्रॉम सेल इन अनदर वर्कशीट विद इन द सेम वर्कबुक, वर्कबुक सेम है लेकिन शीट जो वो अलग है, तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं जी, ये चीज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे A1 कहता है हमारी करंट शीट के अंदर है, लेकिन A2 कहाँ पे, दूसरी शीट के अंदर है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, शीट का नेम, साइन और उसका जो भी उसका सेल एड्रेस है वो। दूसरे एग्जाम्पल को आगे एक्सप्लेन कर दे, A1 प्लस शीट 2 साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन और A2। ये क्यों? क्योंकि शीट 2 जो थी ना वो हमारी करंट नहीं थी, करंट हमारी शीट 1 थी, तो इसलिए मैंने शीट 1 नहीं लिखा, लेकिन दूसरी का एड्रेस लिख दिया। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा, और ये अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कि आप किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। तो फंक्शन, जैसे हमने कल भी बात की थी, फंक्शन क्या होते हैं कि जो फॉर्मूलाज हैं उसके एडवांस वर्जन होता है। जैसे जो 3 वैल्यूज है हमने उसको ऐड करना है, तो हम जो 4 वैल्यूज हैं, जैसे देखिए 17, इसी तरह और वैल्यूज हैं 10, इस तरह 18, तब इतनी ज़्यादा वैल्यूज उसको ऐड करना है, तो ऐसे करें, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस फोर वैल्यू प्लस 5 वैल्यू प्लस 6 वैल्यू, इतनी वैल्यूज को ऐड करें, फिर आंसर आ गया प्लस। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या था, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट फर्स्ट वैल्यू कॉलन ये लास्ट वैल्यू है। ठीक है, ब्रैकेट ये आंसर, तो सेम आंसर आ गया ना, कितना आसान था ये लिखना कि फर्स्ट वैल्यू कॉलन लास्ट वैल्यू। इसी तरह अगर आपने एवरेज निकालनी है, इज इक्वल टू AVERAG एवरेज ब्रैकेट फर्स्ट वैल्यू कॉलन और ये हमारे पास लास्ट वैल्यू, उसके बाद एंटर, आंसर आ गया। लेकिन अगर वैसे एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, पहले सबको सम करो जी, ये देखिए, पहले इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको, इसको और इसको, और ये लास्ट वैल्यू हमारे पास ये ऐड किया हमने। उसके बाद इसको डिवाइड करने कितने पे, टोटल वैल्यूज कितनी है जी, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू, तो ऐड करने के बाद 6 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास एवरेज आ गई। तो मुश्किल तरीका था ना, तो कितने आसानी से मैंने क्या किया, इसका फंक्शन लगाया, सिंपली के इज इक्वल टू एवरेज लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में इसकी रेंज बताई, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये लास्ट वैल्यू है, और बस मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने पे डिवाइड किया वगैरह सारा। अगर हम काम करते हैं फंक्शन के साथ ज़्यादा ईजी है, तो जितनी मर्जी वैल्यूज हो हम इजीली जो है हम सारा काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, मिन किया, तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास ये थी, और सबसे लास्ट वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, वो, तो कोलन डाल के ये लास्ट वैल्यू लिखी और ये एंटर लिखा, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का हम इजिली जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, सपोज हमें निकालना है 200 का, मैंने उस पर क्लिक किया और ये मेरे पास स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग, कोई भी वैल्यू इसका स्क्वायर रूट भी निकालना हो तो हम उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये सारे काम करते होते हैं। तो अगर हम बुक से देखें, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी होती क्या है
कि इन स्प्रेडशीट फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूलाज, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि बिल्ट इन फार्मूला तो बने हुए हैं, used to perform complex operations such as adding the content of range, finding the absolute value वगैरह। every function return a value, ये याद रखना आपने, एक वैल्यू वापस करता है वो, लेकिन जो वैल्यू लेता है वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे देखें इस फंक्शन में मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू दी थी, लेकिन इससे पहले फंक्शन में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज भी दी थी, ठीक है, जब हमने ऐड किया था, एवरेज की थी वगैरह। तो वो जो वैल्यू लेता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, ये जो लिखा हुआ है, लेकिन जो वैल्यू वापस करता है वो सिर्फ सिंगल करता है। ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन कितनी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, तो मैक्सिमम 1। ओके, और जो हम वैल्यू देते हैं आर्गुमेंट, वो कौन सी वैल्यू होती है जो फंक्शन को देते हैं, और आर्गुमेंट जो है वो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। और फंक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर ये पूरा लिख देंगे तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। वैसे आप इतना भी लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, आर्गुमेंट तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे आर्गुमेंट की डेफिनेशन आती है कि आर्गुमेंट इज द वैल्यू पास टू द फंक्शन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, द आर्गुमेंट आर पास टू द फंक्शन विद इन पैरेंथेसिस। ओके, यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो आर्गुमेंट की है, लेकिन अगर सारा लिखेंगे तो उसके अंदर ही सारा कुछ आ जाएगा। प्लस अपनी एग्जाम्पल लाजमी लिखते हैं फंक्शन के साथ, कोई भी एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे नीचे इतनी ज्यादा एग्जाम्पल है ना, ये सम की, एवरेज, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, ये टू डे वाला, ये एमसीक्यू आता है। ये टू डे क्या करता है, करंट डेट वापस करता है, और इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता। ये देखिए जब मैं लिखूंगा ना इज इक्वल टू, जब मैंने लिखा इज इक्वल टू डे, ब्रैकेट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, इसका मतलब इसको हम कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे। लेकिन जब मैंने लिखा था इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में मैंने लिखा था फर्स्ट वैल्यू कोलन ये वैल्यू, ठीक है, तो इसमें मैंने वैल्यूज लिखी थी। इसी तरह जब मैंने स्क्वायर रूट लिया था इज इक्वल टू एस क्यू आर टी, तो यहाँ पे भी हम एक वैल्यू लिखते होते हैं। तो ऐसा फंक्शन जो कोई भी वैल्यू नहीं लेता उसका नाम क्या है, टू डे। स्क्वायर रूट कितनी लेता है, एक वैल्यू लेता है, क्योंकि एक ही वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा। तो इस तरह की चीजें आप याद रखिएगा, ये कोई भी वैल्यू जो है नहीं लेता, ये कितनी वैल्यू लेता है, एक वैल्यू लेता है, बाकी मल्टीपल वैल्यूज लेते होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे हो गए, और फंक्शन विजार्ड जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बाकी फंक्शन, ये अगर आपको फंक्शन नहीं पता कहाँ से निकालते तो मैं आपको ये भी बताया, तो फंक्शन वगैरह अगर मुझे नहीं पता तो फंक्शन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखें फॉर्मूलाज में जाएं, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंसर्ट फंक्शन, तो ये लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंट जो हमने यूज किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास कैटेगरी की वाइज भी हैं, अगर मैं ऑल करता हूँ तो सारे आपके पास ना जितने भी फंक्शन हैं वो सारे आपके सामने आते हैं। यहाँ पे जो भी हमने लगाना होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा आपने कैसे यूज करना है। ये देखें ये बता रहा है इशू, सेटलमेंट, रेट पर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें ना वो आपको सारी बता देगा, कितनी चीज़ें आपने लिखनी है इसके अंदर वगैरह, ये सारा कुछ।